हेलो गाइस, स्वागत है आपका होंडा शाइन 125 जो 4 स्पीड गियरबॉक्स वाली आती है उसके इंजन रिबिल्ड की वीडियो में। वैसे शाइन एसपी और होंडा शाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इस वीडियो को भी एज ए रेफरेंस गाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे जिस हिसाब की मैं इंजन रिबिल्ड की वीडियोस बनाता हूं, तो आप किसी भी इंजन के लिए एक रफ आइडिया ले सकते हैं इस वीडियो से कि इंजन रिबिल्ड कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम एक एक चीज़ को डिटेल में बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। इसमें गियरबॉक्स भी आएगा, जो पिस्टनिंग्स वगैरह हैं वो भी आएंगी। बेसिकली कोई भी वीडियो मैं आपको लिंक नहीं दूंगा, जो भी डिटेल होने वाली है एक इंजन रिबिल्ड की वो इसी वीडियो में होगी। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा जो इंजन रिबिल्डिंग की प्रोसेस है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो पहला स्टेप होने वाला है एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हम इंजन को रख के काम कर सकें। यूजुअली इस टाइप का इंजन स्टैंड सबसे आइडियल चॉइस रहती है और उसके ऊपर मैं एक टायर रखना प्रीफर करता हूं। तो इससे क्या होता है कि जो क्रैंकेस का सरफेस है वो डैमेज नहीं होगा। और अभी शुरुआत करेंगे हम हमारा जो आरएच साइड का क्रैंकेस है उससे। तो ये आरएच साइड का क्रैंकेस है और इंजन रिबिल्ड के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो चीज़ है वो होने वाली है साफ़ सफाई। तो मेक श्योर आप सारी चीज़ें उनको प्रॉपर्ली क्लीन करें और एक क्लीन सरफेस के ऊपर ही काम करें। तो वैसे ये वाला जो इंजन था ये काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। इसमें जो ऑयल बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से इसमें ओवरऑल जो ऑयल के जो स्टेन्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में इसमें चिपक गए थे। तो मैं इनको जितना साफ़ कर पाया उतना मैंने साफ़ कर लिया है। अब इससे ज़्यादा ये हो नहीं पा रहे थे, तो इसकी ऐसी कंडीशन है। अब शुरुआत करते हैं असेंबली से। तो सबसे पहले जो ये बेरिंग है इसके ऊपर यहाँ पर स्टॉपर प्लेट्स लगती हैं 2, उनको लगाएंगे। और स्टॉपर प्लेट लगाने से पहले मैं आपको बेरिंग्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली इस वाली बाइक में बेरिंग में किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उनको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर बेरिंग इंस्टॉल करने वाले हैं तो मेक श्योर आप बेरिंग का जो अभी जैसे कि ये बेरिंग है, ये इसका जो आउटर डायमीटर है वो क्रैंकेस में फिट होगा। तो आप एक ऐसा सॉकेट ले लें जिसका जो डायमीटर है वो जो बेरिंग है उसका आउटर डायमीटर के बराबर का हो। और उसके बाद उसको आप जो बेरिंग है उसके ऊपर रख के थोड़ा सा बेरिंग को लुब्रिकेट रखें और फिर आप इसको ड्राइव इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 स्टॉपर प्लेट्स लगने वाली हैं। इनके साथ इनके 10 मिलीमीटर के इस साइज़ के 2 बोल्ट लगेंगे और इनको थोड़ा सा आपको लॉकटाइट यूज़ करके टाइट करना है। मैं जो थ्रेड लॉकर यूज़ कर रहा हूँ वो है लॉकटाइट 242, लेकिन आप किसी भी ब्रांड का थ्रेड लॉकर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि वो मीडियम स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्टॉपर प्लेट्स हैं उनको इनकी जो प्लेस है वहाँ पर रख देते हैं और उसके बाद जो दोनों बोल्ट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा लॉकटाइट हमें अप्लाई करना है। और उसके बाद सबसे पहले इन दोनों बोल्ट्स को हैंड टाइट करेंगे और फिर हम इनको एक 10 मिलीमीटर के सॉकेट की हेल्प से टाइट कर देंगे। और लॉकटाइट यूज़ करना इसलिए नेसेसरी होता है बिकॉज़ ये जो बोल्ट्स हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह आते हैं। तो लॉकटाइट उन वाइब्रेशंस की वजह से इन बोल्ट्स को लूज़ होने से रोकेगा। और जब ये हैंड टाइट हो जाए तो उसके बाद आपको 1/4 टर्न और इनको रोटेट करना है और इनको टाइट कर देना है। ज़्यादातर बोल्ट्स जो हम इस इंजन में टाइट करने वाले हैं उनको हमें कुछ इसी तरीके से टाइट करना है, बिकॉज़ ज़्यादातर बोल्ट्स जो हैं वो स्टील के बोल्ट्स होने वाले हैं और एल्यूमिनियम के थ्रेड्स के अंदर वो लगने वाले हैं। तो स्टील और एल्यूमिनियम में स्टील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो चांसेस हैं कि आप जो एल्यूमिनियम के इस केस में क्रैंकेस है उसके जो थ्रेड्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इनको ओवर टाइट नहीं करना है। और ये वाली जो रिबिल्ड होने वाली है इसमें मैं टॉर्क रेंच यूज़ नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा सर्च की और मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे भी पता करने की कोशिश की। लेकिन इसकी जो शॉप मैनुअल है, जिसको रिपेयर मैनुअल या फिर सर्विस मैनुअल भी बोलते हैं, वो मुझे अवेलेबल नहीं हो पाई। तो आप अगर टॉर्क रेंज के लिए कमेंट करने वाले हैं तो उसकी बजाय मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में या फिर जो अबाउट सेक्शन है मेरे चैनल का वहाँ पर मेरी ईमेल आईडी मेंशन्ड है। तो अगर आपके पास किसी भी बाइक की रिपेयर मैनुअल, शॉप मैनुअल या सर्विस मैनुअल अवेलेबल है तो आप मुझे वो पीडीएफ के थ्रू सेंड कर सकते हैं। उससे मुझे ये हेल्प हो जाएगी कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी ऐसी बाइक रिबिल्ड करूंगा जिसकी मेरे पास रिपेयर मैनुअल होगी तो फिर मैं टॉर्क रेंच यूज़ करूंगा और टॉर्क स्पेक्स हैं वो भी सबके साथ शेयर कर पाऊंगा। ऑलराइट, तो अब बारी आती है जो गियर बॉक्स है उसकी असेंबली की। तो बेसिकली मैंने इसको पूरा डिसमेंटल कर दिया है बिकॉज मुझे जो गियर्स वगैरह हैं उनको इंस्पेक्ट करना था। और वैसे भी अगर आप इतना इसको डिसमेंटल कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसको कैसे असेंबल करेंगे वो भी आइडिया लग जाएगा। अभी ये इसकी आउटपुट शाफ्ट है और ये इसकी इनपुट शाफ्ट है। तो बेसिकली जो गियर्स ओवरऑल साइज़ में छोटे हैं इस गियर बॉक्स के लिए स्पेसिफिकली वो इनपुट शाफ्ट के हैं और जो गियर्स साइज़ में कंसिडरेबली बड़े हैं वो आउटपुट शाफ्ट में है, बिकॉज इसकी जो इनपुट शाफ्ट है और आउटपुट शाफ्ट है उनमें साइज़ का
नोटिसेबली डिफरेंस है। तो अब शुरुआत करते हैं असेंबली से। तो पहले आउटपुट शाफ्ट को असेंबल करेंगे और उसके बाद इनपुट शाफ्ट को। तो आउटपुट शाफ्ट में सबसे पहले हम जो गियर लगाने वाले हैं वो यही वाली होने वाली है जो कि फिक्स रहती है। बेसिकली बाकी का जो गियर बॉक्स है उसको आप रिमूव करेंगे तो जो चीज़ें हैं वो अपने आप स्लाइड आउट कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर जो गियर लगती है उसके लिए आपको ये जो सर्कलिप है इसको रिमूव करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक वॉशर लगेगा जो कि इस साइज़ का है। बेसिकली जो आउटपुट शाफ्ट है उसकी साइज़ के 2 वॉशर्स ऐसे हैं जो कि सेम हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी कहीं भी लगा सकते हैं। मतलब ये दोनों आउटपुट शाफ्ट में ही लगते हैं लेकिन अलग अलग जगह पे। तो ये दोनों वॉशर सेम है, इन दोनों में से आप कोई भी एक वॉशर ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो वॉशर है उसको लगाएंगे। अब आप इसको इस साइड से भी लगा सकते हैं, इस साइड से भी लगा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो वॉशर है वो यहाँ लग जाएगा। उसके बाद ये एक स्लीव है, ये लगने वाली है। तो यहाँ पर यही वाली स्लीव क्यों लगेगी वो आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो रही है, अगर आप इस वाली को इंसर्ट करना चाहेंगे तो ये लूज है। दूसरी चीज, यहाँ पर हम ये वाली गियर लगाने वाले हैं, तो ये जो स्लीव है इसके अंदर की साइड यहाँ पर अच्छे से फिट हो रही है, लेकिन ये वाली जो स्लीव है ये फिट नहीं हो रही है। और उसके अलावा अगर आप इनपुट शाफ्ट की स्लीव भी ले आते हैं तो वो भी इसके अंदर नहीं लगेगी। तो इंजन के ज़्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो लगाना आसान इसीलिए हो जाता है, आप एक बार काम करने लग जाएं तब, बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर ही लगती हैं। अगर आप उनको गलत जगह पर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लगेंगी। तो ये वाली स्लीव यहाँ पर लग चुकी है। अब ये जो गियर है इसका जो ये टीथ वाला सेक्शन है ये इस साइड रखना है, जो साइड प्लेन है। इस साइड हमारा जो स्प्रोकेट लगता है ये वो वाली साइड है। तो अब आप इस चीज़ की रेफरेंस ले लें, उसके बाद हम इसको लगा देंगे। ये वाली जो गियर है इसको हमें रोक के रखना है। रोकने के लिए हमें लॉक का यूज़ करना है, लेकिन लॉक को अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो थोड़ा इसमें इतना प्ले रहेगा। उस प्ले को किल करने के लिए हमें यहाँ पर एक वॉशर लगाना है। इस वॉशर को आइडेंटिफाई करना काफ़ी सिंपल है, बिकॉज इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रूव्स बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर लग जाएगा और इसकी भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। अब अगर आप यहाँ पर दूसरा वॉशर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो ये है, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइज़ है वो इसके कंपैरिजन में छोटी है, तो ये यहाँ पर नहीं लगेगा। और उसके अलावा कोई और वॉशर यहाँ लगने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो कट वाला जो वॉशर है वही लगता है। तो सबसे पहले इसको लगा देंगे और उसके बाद इसकी जो सर्कलिप है उसको लगाना है। तो सर्कलिप है उसकी भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, लेकिन इसको लगाने के लिए एक स्पेशल टूल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये जो टूल है इसको आपको जो सर्कलिप है उसमें जो स्लॉट्स बने हुए हैं वहाँ पर लगाना है, और उसके बाद थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके आपको जो सर्कलिप है उसको इंसर्ट करना है। सर्कलिप को ज़्यादा एक्सपेंड ना करें, अदरवाइज फिर वो अपनी जो ओरिजिनल उसकी जो पोजीशन रहती है उसकी बजाय थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी, फिर प्रॉपर टाइट नहीं हो पाएगी। अब सर्कलिप जब इसका जो स्लॉट बना हुआ है उसके पास आ जाए तो आप इसको थोड़ा सा पुश कर दें और आपको एक क्लिक की साउंड आएगी। दैट मीन्स कि आपकी जो सर्कलिप है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी है। और ये गियर्स वगैरह इनकी फिटिंग करते टाइम आपको इन सारी चीज़ों को लुब्रिकेट करना है इंजन ऑयल की हेल्प से। मैं वो अभी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं अभी इंजन ऑयल लगा दूंगा तो इन पार्ट्स का रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और चांसेस हैं कि मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं जब इन सबको असेंबल कर लूँगा तो उसके बाद मैं इनके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल है वो लगा दूंगा। तो इसके बाद हमें ये वाला जो गियर है इसको लगाना है। बेसिकली इस गियर में यहाँ पर स्लॉट बना हुआ है। अब ये स्लॉट वाला सेक्शन है ये यहाँ पर लगता है, इतना हमें कंफर्म है। लेकिन बिकॉज अब ये 4 स्पीड गियर बॉक्स है तो इसमें 2 ऐसी गियर्स हैं जो कि सिलेक्शन का काम करती हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है इनके इंटरनल डायमीटर में और इनके ओवरऑल डिज़ाइन में। लेकिन डिज़ाइन को एक बार साइड में रख दें तो भी इनका जो इंटरनल डायमीटर है वो इस वाले का बड़ा है, जो कि हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें यही वाला लगेगा। अब इसको किस साइड से इंस्टॉल करें तो उसके लिए इसमें इस साइड 1 2 3 4 5 6 टीथ बने हुए हैं और इस साइड 1 2 3 4 5 टीथ बने हुए हैं। तो 5 टीथ वाला सेक्शन है वो इस साइड आएगा। दूसरी जो चीज़ है जिसके थ्रू आप ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं वो होने वाला है ये वाला मार्क। ये वाला मार्क कुछ ही गियर्स पे लगा हुआ है, लेकिन ये वाला मार्क जहाँ जहाँ लगा हुआ है वो वाली डायरेक्शन आउटपुट शाफ्ट के केस में जिस साइड पे स्प्रोकेट लगेगा उस साइड होने वाली है। तो 5 टीथ एंड 5 टीथ और जो मार्क है वो भी। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। अब लगने वाली है ये वाली गियर। इसके लिए हमें एक बुशिंग चाहिए और बुशिंग इसके अंदर लगेगी। बुशिंग का सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आप दूसरी साइज़ की बुशिंग लगाने की कोशिश करेंगे तो उसमें प्ले ज़्यादा होगा
जो सबसे स्मूथ और सबसे स्नग फिट होती है, मतलब ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, बिल्कुल परफेक्ट, वो वाली बुशिंग हमें काम में लेनी है। जो बुशिंग है वो गियर का जो ये वाला पार्ट है दोनों साइड से उससे बाहर ना निकले, बिल्कुल प्रॉपर्ली फिट हो। इसको बेसिकली स्लीव भी बोल सकते हैं, इसको लगाना है। अब यहाँ पर ये जो गियर है इसको हम ये वाले जो टीथ हैं इनके साथ अलाइन करके स्लॉट करेंगे, मतलब जब हम गियर शिफ्ट करेंगे तब ये इसके अंदर स्लॉट होंगे, तब गियर चेंज होगा। तो इसका जो ये कट वाला सेक्शन है बेसिकली जिसमें गड्ढा बना हुआ है वो अंदर की साइड आएगा, और जो प्लेन सेक्शन है मतलब जिसमें कम गड्ढा बना हुआ है वो बाहर की साइड रहेगा। लेकिन हम अब इसको अगर एज इट इज लगा देते हैं तो ये पूरा अंदर की साइड चली जाएगी, और उसके बाद इसके अंदर जो गैप है शिफ्ट करने के लिए एक गियर से दूसरे गियर में वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक वॉशर लगाना पड़ेगा, और वॉशर हम लगाएंगे स्लीव से पहले। तो सबसे पहले वॉशर लग गया, उसके बाद जो स्लीव है वो लग जाएगी, और उसके बाद जो गियर है जिस डायरेक्शन में मैंने बताया था उसी डायरेक्शन में वो गियर लग जाएगा। और उसके बाद इस साइड में एक वॉशर लगेगा जो कि इस साइज का है, और इसकी भी कोई साइड नहीं है, आप इसको किसी भी साइड से लगा सकते हैं। ये यहाँ पर लग गया। अब बात करते हैं इस साइड की। तो इस साइड सबसे पहले एक बुशिंग लगेगी। अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, शायद कैमरा में नहीं दिखे पर अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अलग टाइप से एक मार्किंग बनी हुई है, जो कि अगर आप इस बुशिंग को यहाँ पर मैच करके देखेंगे तो बिल्कुल इसी की साइज़ की है। तो अगर आप ये बुशिंग यहाँ पर लगा देते हैं तो वो मार्क है वो बिल्कुल इसी की साइज़ का आपको फील होगा। तो बेसिकली ये वाली जो बुशिंग है, कॉलर भी बोल सकते हैं आप इसको, ये यहाँ पर लगेगी। और उसके बाद बारी आती है ये जो गियर है इसको लगाने की। तो वैसे तो आप इसको दोनों साइड से लगा सकते हैं, देखने में तो ऐसा ही एज्यूम हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक डॉट दिखेगा। तो ये जो डॉट है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उस डॉट को बाहर की साइड रखते हुए हम जो ये गियर है इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर भी एक वॉशर लगेगा, और बेसिकली हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है वो उसके वॉशर्स और गियर्स के साथ रेडी है। और कुछ इसी तरीके से हमें जो इनपुट शाफ्ट है उसको तैयार करना है। तो इसमें सबसे पहले जो कॉलर है वो लगेगी, उसके बाद हमारी जो ये वाली गियर है ये लगेगी। इसमें बेसिकली 6 टीथ्स हैं, और ये 6 टीथ्स हैं वो इस साइड रहेंगे। इसमें यहाँ पर जो हमने आउटपुट शाफ्ट में वॉशर लगाया था वो इसमें नहीं लगता है। उसके बाद ये वाला जो कट वाला वॉशर है ये लगेगा, और लास्ट में जो सर्क्लिप है वो लगने वाली है। तो सर्क्लिप को लगाने के लिए टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। और एक बार फिर से आप जब इसका जो स्लॉट है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो एक क्लिक की साउंड आएगी। अब यहाँ पर वो जो वॉशर है वो नहीं लगता है, उसका मुझे पता कैसे लगा। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद अगर यहाँ पर कुछ और लगना होता तो ये वाली जो गियर है इसमें ये वाला मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा होता, इतना कि हम एक वॉशर है उसको वहाँ पर फिट कर पाएँ, लेकिन इसमें उतना मूवमेंट नहीं है। तो उसकी वजह से मैंने फिगर आउट किया कि यहाँ पर वॉशर है वो नहीं लगने वाला है। और यहाँ पर ये जो गियर आप देख सकते हैं ये डैमेज्ड गियर है, और इस कंडीशन में अगर आपको गियर मिलता है तो आपको उसको रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन मुझे इसको ना रिप्लेस करने के इंस्ट्रक्शंस मिले थे, बिकॉज ये पार्ट आउट ऑफ स्टॉक था और इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता आने में। अब बारी आती है ये वाला जो गियर है इसको लगाने की। तो ये लगेगा इस साइड से, ये इस साइड से लगेगा। इसको फिगर आउट करना सिंपल है। इसमें यहाँ पर 6 स्लॉट्स बने हुए हैं और यहाँ पर 6 टीथ्स हैं, तो ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। लेकिन एक बार मैं आपको अपोजिट लगा के दिखा देता हूँ, एंड एज यू कैन सी ये इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो ये इस साइड से लगेगा और उसके बाद में ये फिट हो जाएगा। उसके बाद वॉशर लगेगा छोटी साइज़ का एक यहाँ पर, और उसके बाद लगेगी एक कॉलर, और उसके बाद लगेगा ये वाला गियर। और ये वाला गियर इसके जो टीथ्स हैं वो इस साइड लगेंगे, बिकॉज यहाँ पर 4 टीथ्स हैं और इसमें भी 4 टीथ्स हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज होते हैं कुछ इस तरीके से। और लास्ट में एक वॉशर है वो लग जाएगा। और जैसा कि आपने देखा जो गियर्स हैं और जो शाफ्ट्स हैं उनको हमने प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिया है। और ये चीज़ प्रॉपरली हुई है या नहीं उसको फिगर आउट करने का एक लास्ट वे ये है कि आप इन दोनों को आपस में जिस तरीके से ये कनेक्ट होने वाली हैं, बेसिकली जो थ्रेड वाला सेक्शन होता है इनपुट शाफ्ट का, वो जो आउटपुट शाफ्ट होती है उसका प्लेन वाला सेक्शन होता है उस साइड होता है। तो ये इसको मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। और उसके बाद ये जो गियर्स हैं इनको जब हम क्रैंकेस में लगाएंगे तब हम जिस तरीके से इनको इंसर्ट करने वाले हैं वैसे हम इनको लगा करके देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली
लगी हुई हैं या नहीं। तो ये हमारा गियर बॉक्स है बेसिकली। अब आगे की जो प्रोसेस है वो करते हैं। तो अभी जो गियर बॉक्स है उसको क्रैंकेस में इंस्टॉल करना है, लेकिन उससे पहले ये जो 3 बैरिंग्स हैं इनको लुब्रिकेट कर लेते हैं, बिकॉज बाद में जब गियर बॉक्स लग जाएगा तो ये वाला बैरिंग है, इसको हम लुब्रिकेट करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और इन दोनों को तो हम गियर बॉक्स लगाने से पहले ही लुब्रिकेट कर सकते हैं। तो लुब्रिकेशन के लिए मैं एक इस टाइप के ऑयल कैंस मिलते हैं मार्केट में, उनको यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर इंजन ऑयल है वो मैंने वही यूज़ किया हुआ है, होंडा का जेन्युइन 10W30 जो कि शाइन के लिए रिकमेंडेड है। तो सबसे पहले ये वाला जो बैरिंग है इसको लुब्रिकेट कर लेते हैं, और सेम प्रोसेस इस वाले पे करनी है, और कुछ इसी तरीके से ये वाला जो बैरिंग है इसको भी लुब्रिकेट कर लेते हैं। और ये टाइप का जो बैरिंग है इसको नीडल बैरिंग बोलते हैं, और इस बैरिंग के ऊपर ये एक इसकी स्लीव लगती है, तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे, और ये जो बैरिंग है ये एज एन असेंबली पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम गियर बॉक्स है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गियर बॉक्स को बेसिकली एज एन असेंबली जिस तरीके से मैंने असेंबल करके दिखाया था एज इट इज़ उसी तरीके से मैंने इसको अभी पिक कर रखा है। और बिकॉज ये RH साइड का क्रैंकेस है तो इसमें ये वाले जो सेक्शन है ये कुछ इस तरीके से लगने वाले हैं। तो इस साइड यहाँ पर एक इसका वॉशर लगता है, तो मेक श्योर आप उसको लगाए हुए हों इस सिचुएशन में, और उसके बाद आप इसको एज इट इज़ कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करते टाइम जो चीज़ आपको माइंड में रखनी है वो यही है कि जो वॉशर है वो अपनी पोजीशन पर रहे, और उसके बाद आप ये जो गियर्स हैं इनको ड्रॉप कर दें। और ड्रॉप करने के बाद ये बिल्कुल सही तरीके से ड्रॉप हो गई। ये चेक करने का सिंपल सा तरीका है, आप जो आउटपुट शाफ्ट है उसको होल्ड करके उसको रोटेट करेंगे तो ये थोड़ा सा मूवमेंट होने के बाद ना तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होगी और ना ही क्लॉकवाइज। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी एक से ज़्यादा अमाउंट के जो गियर्स हैं वो इंगेज्ड हैं, मतलब अभी सेकंड या थर्ड या फिर फर्स्ट या फोर्थ जो भी है वो गियर्स इंगेज्ड हैं, और मल्टीपल गियर्स इंगेज होने की वजह से जो गियर बॉक्स है वो मूव नहीं कर पा रहा है। आप इसमें से किसी भी एक गियर को लिफ्ट कर देंगे तो आप जो गियर्स हैं उनको मूव कर पाएंगे। अब बारी आती है इन सारे आइटम्स को इंस्टॉल करने की। तो इनको शिफ्ट फोक्स बोलते हैं, ये इनकी शिफ्ट गाइड पिंस हैं, और ये शिफ्ट ड्रम है। तो सबसे पहले हम जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। तो जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको इंस्टॉल करना इस केस में काफ़ी सिंपल है, बिकॉज इनकी अगर आप इनर डायमीटर देखेंगे तो उसमें चेंज है। इसका इनर डायमीटर कम है, इसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है वो जाएगा आउटपुट शाफ्ट की साइड, और जिसका कम है वो हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसकी साइड जाएगा। और इनकी जो ये वाली लोकेशन है, अब बिकॉज हमारा जो शिफ्ट ड्रम है वो यहाँ पर लगने वाला है, तो इसलिए ये जो पिंस की लोकेशन है वो जो शिफ्टर ड्रम है उसमें अंदर की साइड होनी चाहिए, जो कि इस वाले की सही है, लेकिन इस वाले की आप देख सकते हैं कि बाहर की साइड है। तो इसको हम टर्न कर देंगे तो अब इसकी भी अंदर की साइड हो गई है। और शिफ्ट फोक है वो ये हम इनपुट वाली साइड लगाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो गियर है जिसको आप मूव कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, उस स्लॉट के अंदर ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। और सेम दूसरी साइड यहाँ पर है, तो इस वाले को हम यहाँ पर फिट कर देंगे। और अब बारी आती है जो शिफ्ट ड्रम है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसमें भी एक साइड का जो इसका डायमीटर है वो कम है और एक साइड का ज़्यादा है, और इस सिचुएशन में हमने जो RH कवर है उसको यूज़ कर रखा है। तो जो कम डायमीटर वाला सेक्शन है वो नीचे की साइड रहेगा, लेकिन इसको इस तरीके से इंस्टॉल करने से पहले इसका ये वाला जो सेक्शन है इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेंगे। और इस साइड से भी कर ही रहे हैं तो इस साइड से भी अभी कर देते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो ये वाली लाइंस हैं जिनके अंदर जो शिफ्ट फोक्स हैं उनकी ये जो पिंस हैं ये चलती हैं, उनको भी हम लुब्रिकेट कर लेंगे, ताकि जब हम ये जो क्रैंकेस है इसको असेंबल करने के बाद जब गियर्स हैं उनको चेक करेंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी जो शिफ्टिंग की प्रोसेस है उसको करने में। और उसके बाद जो स्मॉल साइड वाला सेक्शन है उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। और एक बार जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको हम थोड़ा सा बाहर की साइड रख लेते हैं, और जो ड्रम है उसको एक बार मूव कर लेते हैं, जिससे कि जो लुब्रिकेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अब बारी आती है ये जो पिन्स हैं इसको इसके जो स्लॉट्स हैं उनके अंदर इंसर्ट करने की। तो बेसिकली जो शिफ्ट फोक है उसकी ये वाली जो पिन है, इसको ये जो शिफ्ट ड्रम के अंदर लाइंस बनी हुई हैं इनके अंदर हमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड मूव करना पड़ सकता है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ऐसा करते टाइम हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो शिफ्ट का जो फोर्क है उसका जो होल है वो
और जो क्रैंकेस के अंदर होल बना हुआ है जिसकी तरफ मैं अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो, कुछ इस तरीके से। और सेम प्रोसेस दूसरी वाली के साथ करनी है, बट एक चीज़ जो मेक श्योर करने वाली है वो ये कि आप जो लाइन है, जो दूसरा वाला जो शिफ्ट फोक है उसको दूसरी लाइन में लगाएं। पहली चीज़ तो ये लगेगा ही नहीं सेम लाइन में, लेकिन किसी भी वजह से ये लग सकता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो भी आपको ऐसा नहीं करना है। दोनों शिफ्ट फोक हैं वो अलग अलग लाइन के अंदर ही लगाने हैं। अब बारी आती है लास्ट में जो पिन्स हैं उनको लगाने की। तो छोटी साइज़ की जो पिन है वो जिस साइड छोटा वाला शिफ्ट फोक लगा हुआ है वहाँ पे लगेगी, और बड़ी वाली जो पिन है वो आउटपुट शाफ्ट में जो बड़ा वाला शिफ्ट फोक लगा हुआ है वहाँ पर लगेगी। लेकिन इनको लगाने से पहले हमें इनको लुब्रिकेट करना है, और लुब्रिकेशन के बाद आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे इनके डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, बट इस केस में आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ मार्क्स वगैरह बने हुए हैं। ये मार्क्स ओवर द टाइम जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हुआ है या फिर जो सेक्शन मूव नहीं हुआ है वहाँ पर ऑयल बर्निंग की वजह से बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो मार्क है ये नीचे की साइड रहेगा, और ये वाली पिन है कि यहाँ पर लगेगी। और पिन को लगाते टाइम जो शिफ्ट फोक है और नीचे जहाँ पर जो पिन जाकर के बॉटम आउट होगी उन होल्स को अलाइन रखना है, और उसके बाद आप जो पिन है उसको थोड़ा सा स्लाइड करके इंसर्ट कर सकते हैं। और शाइन के केस में इन पिन्स के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी स्प्रिंग वगैरह नहीं लगने वाली है। तो दूसरी जो पिन है उसके साथ भी सेम ही केस है, आपको अलाइन करके रखना है और उसके बाद इनको पुश कर देना है। और इसी के साथ हमारा जो गियर बॉक्स है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो लग चुके हैं। तो अब क्रैंक केस के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो होगा हमारी जो क्रैंक है उसको इंस्टॉल करना। और क्रैंक शाफ्ट इसमें मैं नई इंस्टॉल कर रहा हूँ, एंड एज ऑलवेज जितने भी पार्ट्स इस रीबिल्ड में नए इंस्टॉल हो रहे हैं वो सब होंडा के जेन्युइन पार्ट्स हैं। तो इसको एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे क्रैंक शाफ्ट है वो इतनी ईजिली रिप्लेसेबल आइटम नहीं है, उसकी सिर्फ आप जो कनेक्टिंग रोड है और उसका जो बैरिंग है वो रिप्लेस करवा करके जो क्रैंक शाफ्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और वो काफ़ी परफेक्टली काम करती है। लेकिन इसकी जो पहले वाली क्रैंकशाफ्ट थी उसके अंदर बैलेंसिंग के लिए इस साइड से थोड़ा वेट है वो कट कर रखा था, जिसकी वजह से वो मिसबैलेंस हो गई बैलेंस होने की बजाय। तो इसलिए नई जो क्रैंकशाफ्ट है उसको यूज़ करना पड़ रहा है। और जो नई क्रैंकशाफ्ट है वो प्री लुब्रिकेटेड आती है, जो कनेक्टिंग रोड का बैरिंग है वो लुब्रिकेटेड है, इस साइड वाला जो बैरिंग है वो भी लुब्रिकेटेड है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल है वो मैंने यूज़ कर लिया है अभी, बिकॉज ये वाली डायरेक्शन यहाँ पर इंसर्ट होने वाली है। तो बस क्रैंकशाफ्ट की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। RH क्रैंक की साइड जो विदाउट बैरिंग वाला पोर्शन है वो रहेगा, बिकॉज यहाँ पर बैरिंग ऑलरेडी है, बैरिंग की बुशिंग हमने लगा दी है। तो इसको एज इट इज़ ड्रॉप करना है। और एक चीज़ आप मेक श्योर करें कि ये वाली जो कॉन रोड है, कनेक्टिंग रोड बेसिकली, इसको आप एकदम स्ट्रेट रखें। जो क्रैंकेस है उससे इसको टच नहीं होना है, अदरवाइज चांसेस हैं कि आप इसको एकदम से ड्रॉप करेंगे तो ये डैमेज हो सकती है। तो बस इसको एज इट इज़ ड्रॉप करना है। तो अब जो हमारा क्रैंकेस है उसके अंदर हमारा सारा काम है वो फिनिश हो चुका है अभी के लिए। अब जो गैस्केट है वो बनाना पड़ेगा हमें। तो आप चाहें तो इस वाले के ऊपर भी आप गैस्केट है जो सीलेंट आता है जिसको 3 बॉन्ड बोलते हैं, या फिर RTV सिलिकॉन बोल सकते हैं आप उसको, ग्रे कलर का, उसको आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि लगाते टाइम आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और मैं अगर यहाँ पर लगाऊंगा तो चांसेस हैं कि आपको वो कम्प्लीटली विजिबल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो दूसरा वाला क्रैंकेस है उसके ऊपर हम जो RTV सिलिकॉन है वो लगाएंगे, और उसके बाद इन दोनों क्रैंकेसेस को आपस में इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन उससे पहले इसका जो ये वाला सेक्शन है, अब एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि इसके ऊपर किसी भी टाइप का ऑयल, ग्रीस ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। आप इसको सिंपली अच्छे से वाइप कर लें। और एक चीज़ जो कि मैंने पहले बता दी थी लेकिन एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूँ, एक वॉशर यहाँ पर रहना चाहिए और एक वॉशर है वो यहाँ पर रहना चाहिए। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डाउल लगी हुई है। तो ये डाउल निकल नहीं रही थी, तो मैं इसको डैमेज नहीं करना चाहता था, बिकॉज़ ये इजीली अवेलेबल होती नहीं है तो काफ़ी छोटा आइटम लेकिन कई बार नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पर लगी हुई है, और दूसरी जो डाउल है वो यहाँ पर लगी हुई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेम जगह पर ये डाउल दूसरी साइड का जो क्रैंकेस है जो कि ये रहा, यहाँ पर फंसी हुई है, तो ये भी नहीं निकल रही है। तो दोनों डाउल्स हैं वो अपनी पोजीशन पर हैं, और अभी ये वाला जो क्रैंकेस है इसकी जो प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं।
लेकिन उससे पहले एज ए लास्ट स्टेप ये वाला जो बेरिंग है मेक श्योर आप इसको लुब्रिकेट कर लें, और साथ ही साथ जो शिफ्ट ड्रम है उसका ये वाला जो सेक्शन है इसको भी लुब्रिकेट कर लें। तो इसको तो हमने लुब्रिकेट कर दिया था और ये प्री लुब्रिकेटेड है, लेकिन थोड़ा सा ऑयल और लगा देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो बेरिंग्स हैं उनको लुब्रिकेट कर लेते हैं। तो इनको लुब्रिकेट करने की प्रोसेस है वो सेम होने वाली है, और थोड़ा सा जो ऑयल है वो इस वाले सेक्शन पर लगा देते हैं जहाँ पर जो बेरिंग है वो फिट होने वाला है, और साथ ही साथ जहाँ पर जो शिफ्ट के जो पिन्स हैं वो लगने वाली हैं थोड़ा सा ऑयल वहाँ पर भी लगा देते हैं, और थोड़ा सा जहाँ पर ड्रम लगने वाला है। और फिर बारी आती है जो गैस्केट है उसको बनाने की। तो अगेन ये वाला जो सरफेस है मेक श्योर इसके ऊपर कहीं भी ऑयल वगैरह ना लगा हो, ऑयल और ग्रीस। और उसके बाद जो गैस्केट है उसको बनाने के लिए मैं 3 बॉन्ड यूज़ कर रहा हूँ, ग्रे कलर वाला। तो सबसे पहले एक लाइट कोट लगाएंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। बेसिकली ये वाली जो लाइन है हम इस